सुने मेरी बात को ध्यान से। लेजर की अकाउंटिंग इन केस ऑफ फाइनेंशियल लीज, ये हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी लिखा था, लेकिन मैं इसको और यहां पर लिख रहा हूं। तो हमने आपको ये कहा कि देखो हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। ये इक्वेशन कहां से उत्पन्न हुई है? ये AS19 ने दी है, जो कहता है फेयर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। बताओ लेजर के केस में ये किसके बराबर होता था? लेजर के केस में ये किसके बराबर होता था? लीज रेंटल्स प्लस GRV प्लस UGRV, इसके बराबर होता था। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ना इंस्टीट्यूट आपको ये हो सकता है कि वो आपको लीज रेंट मिस कर दे। अगर लीज रेंट मिसिंग है तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था। क्या आप मुझे बता सकते हो फॉर्मूला क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल को क्या मैं इक्वल टू लिख सकता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी? फेयर वैल्यू इक्वल टू ये है, मुझे लीज रेंट ढूंढने हैं, तो क्या फेयर वैल्यू से ये दो चीजें माइनस हो जाएंगी? फटाफट से बताओ, क्या ये दो चीजें फेयर वैल्यू से माइनस हो जाएंगी? द आंसर इज यस। मैं गंदा नहीं करता हूं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? फेयर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढना है, लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढना है, तो ये तो निकल आई। अगर मैं इसमें एन्युटी फैक्टर को ऑफ द लीज टर्म से डिवाइड कर दूं तो क्या आपका लीज रेंट का अमाउंट निकल आएगा? तो आपके पास लीज रेंटल का अमाउंट निकल आएगा। क्या एक दो क्वेश्चंस आपने किए थे जहां लीज रेंट मिसिंग था और आपको ढूंढना पड़ा था? द आंसर इज यस। दूसरी समस्या इंस्टीट्यूट ने कभी पूछी नहीं, पर हम मार्जिन के रूप में कवर कर रहे हैं। इफ इंप्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न इज मिसिंग, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो आप क्या करेंगे? अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड्स ऑफ FM। जो आपने FM में पढ़ा हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड्स, जिसमें आप इंटरपोलेट करते हैं, उसमें आप क्या इक्वेट करते हो? आप उसमें क्या इक्वेट करते हो? फेयर वैल्यू विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। मुझे ये बताओ, ये लीज रेंटल में क्या GRV भी आएगा और UGRV भी आएगा? क्योंकि लेजर कैलकुलेट कर रहा होता है, इसलिए यहां पर ये सब चीजें आएंगी। इसका हमारे पास एक भी सवाल नहीं है, पर ये पूछे जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा क्या इसके बाद हमारे को इनकम्स भी पूछ सकता है वो? हां, वो आपसे फाइनेंस इनकम कह सकता है, फाइनेंस इनकम निकाल कर दिखाओ। तो फाइनेंस इनकम के लिए क्या आप एक चार्ट बनाएंगे? 1 2 3 4 ओपनिंग बैलेंस और फिर फाइनेंस इनकम माइनस पेमेंट रिसीव्ड और क्लोजिंग बैलेंस। क्या आपको याद है हमने ऐसा ही चार्ट लेजी में बनाया था? वहां फाइनेंस एक्सपेंस था, तो यहां फाइनेंस इनकम है। इंस्टीट्यूट इसके भी सवाल आपको नहीं पूछता है, पर पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको भी मार्जिन में कवर किया कि यह भी हमारे स्टैंडर्ड का एक पार्ट है। क्या इसकी जर्नल एंट्री भी होती है? भाई लेजर अपने पास एंट्री क्या करता है? फटाफट से बताओ। एंट्री करता है लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट्स टू एसेट्स। एसेट किस पर क्रेडिट करता है? वो बुक वैल्यू पर। लीज रिसीवेबल वो किस पर डेबिट करता है? नेट इन्वेस्टमेंट पर। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है लीज रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। पर ये एंट्री में डिफरेंस आए तो कहां जाएगा? डिफरेंस आए तो P&L में जाएगा। पर इस एंट्री में भी क्या इंस्टीट्यूट सवाल पूछता है? क्या आपने एक भी सवाल देखा जिसमें आपको उसने एंट्री मांगी हो? द आंसर इज नो। पर मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसका लेजर भी बनाने को अगर आ जाए तो आप बना सकते हैं। लीज रिसीवेबल का लेजर भी बना सकते हैं। हमने एक एग्जांपल में बनाकर दिखा दिया था कि यह भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक फालतू फंड की चीज पूछता है इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या यह इंस्टीट्यूट ने बहुत बार पूछी आपसे
कहता है बताओ लेजर को कमाई कितनी होगी। क्या इसका मतलब यही है कि लेजर को ब्याज से कमाई कितनी होगी, वो आपसे ये पूछता है। इसको ढूंढने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट का दिया हुआ फॉर्मूला है तो हमें लगाना पड़ता है। वो क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, वेयर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, वेयर नेट इन्वेस्टमेंट मींस नेट इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने करना था और करा भी था, बट ये भी चीज आपको पूछी जाती है। ये मैंने आपके साथ बात करी, एक पेंडिंग थी जो हमारी फाइनेंशियल लीज के अंदर। दूसरी मैंने आपके साथ बात करी सेल एंड लीज बैक। मैंने कहा सेल एंड लीज बैक का मीनिंग क्या है? सेल एंड लीज बैक एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? बेवकूफ बनाने का कि फंड अरेंज करने का? मैंने कहा सेल एंड लीज बैक एक मेथड है बेवकूफ बनाने का कि फंड अरेंज करने का? फंड अरेंज करने का। मुझे ये बताओ, फंड अरेंज करना है तो बैंक के पास क्यों नहीं गए? भाई बैंक के पास भी जा सकते हैं कोई, पर एक तरीका थोड़ी ना है, बड़े सारे तरीके हैं फंड अरेंज करने के। लोन ले सकते हो, शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो, डिबेंचर कर सकते हो। सेल एंड लीज बैक है तो कंपनी को जो पड़ता खाता है वो वाला काम करती है। तो इसमें फंड अरेंज किया जाता है। इसमें ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? इसमें दो ट्रांजैक्शन होती हैं, एक होती है सेल और एक होती है वापस लीज पर उसे ले लेना। तो ये कुल मिलाकर तो सब ठीक है, बट इसमें कोई अकाउंटिंग इश्यूज इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई अकाउंटिंग इश्यूज इन्वॉल्व हैं। वो अकाउंटिंग इश्यूज जो निकलते हैं वो किस चीज से निकलते हैं कि सेल प्राइस किस पर हो रही है। अगर फेयर वैल्यू पर हो रही है तो क्या कोई अकाउंटिंग इश्यूज इन्वॉल्व है? अगर सेल हो रही है एट फेयर वैल्यू तो कोई अकाउंटिंग इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है। आप अपने पास बैंक में एंट्री डाल देते हैं जो आपको सेल प्राइस मिला, और एसेट में क्रेडिट कर देते हैं जो आपकी बुक वैल्यू है, और इसका डिफरेंस कहां भेज देंगे? मुझे फटाफट से बताओ। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। इसमें कुछ डेफरमेंट का झमेला नहीं होता है। अच्छा, अगर मान लो ये वाला केस आ जाए वेयर सेल प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, तो थोड़ा सा झमेला होता है। मुझे बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे? सेल प्राइस। एसेट में कितने पैसे आएंगे? बुक वैल्यू। लेकिन इसके अंदर आपको गेन डेफर करना पड़ता है। कुछ याद है आपको? इसमें हमको गेन क्या करना पड़ेगा? डेफर करना पड़ेगा। डेफर्ड गेन कैसे निकाला जाएगा? डेफर्ड गेन होगा फेयर वैल्यू, सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। हम इस फॉर्मूले से डेफर्ड गेन को कैलकुलेट करेंगे। अभी भी अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो कहां पर जाएगा? बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में जाएगा। क्या इसमें डेफर्ड लॉस का चक्कर होगा? इस सिचुएशन में डेफर्ड लॉस का चक्कर होगा? नहीं होगा। डेफर्ड गेन होगा, बाकी पीएनएल होगा। डेफर्ड लॉस का इसमें झमेला नहीं होगा। अगर सेल प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू है तो आप ऐसे में क्या करेंगे? पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे सेल प्राइस पर, एसेट किस पर क्रेडिट करेंगे? बुक वैल्यू पर। अब सवाल उठता है कि इसमें लॉस डेफर हो सकता है। हम डेफर लॉस कर सकते हैं इफ दो कंडीशंस हैं, दोनों की दोनों पार होनी चाहिए, तो आप इसके लॉस को डेफर कर सकते हैं। नंबर 1, लीज रेंट क्या होने चाहिए? लीज रेंट क्या होने चाहिए? लोअर देन मार्केट होने चाहिए। अच्छा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये लोअर है कि नहीं, तो आईसीआई क्या मानता है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये लोअर है कि नहीं है, तो आईसीआई क्या मानता है? कहता है नॉट लोअर। अगर नॉट लोअर है तो क्या ये कंडीशन पिट गई? ये कंडीशन पिटते ही क्या लॉस डेफर हो सकता है? द आंसर इज नो। इसलिए जहां पर भी लोअर देन मार्केट लीज रेंट नहीं लिखा, वहां आईसीआई कभी भी डेफर करता है? नहीं करता है। पर यदि क्वेश्चन के अंदर ये साइलेंट ना हो, ये लिखा हुआ है लोअर देन मार्केट, तो ये बात जिंदाबाद है। नंबर 2, हमारे पास एक्चुअल लॉस भी होना चाहिए। एक्चुअल लॉस इन जर्नल एंट्री। अगर हमारी जर्नल एंट्री में लॉस ही नहीं आ रहा तो हम बात नहीं करेंगे। ओके, इसका मतलब ये कि हम जितना एक्चुअल लॉस है उतना यहां पर डेफर कर सकते हैं। जितना एक्चुअल लॉस है वो डेफर कर सकते हैं, बट
इसकी एक अपर लिमिट है। इसका मतलब जितना एक्चुअल लॉस है हम उतना डेफर कर सकते हैं, बट एक अपर लिमिट भी है। बताओ क्या? फेयर वैल्यू माइनस सेल प्राइस से अधिक नहीं। कुछ याद है? मैंने आपके साथ एक एग्जांपल बताया था जिसमें 22 लाख का लॉस था, तो उसके अंदर मैंने क्या कर दिया था कि एक्चुअल लॉस 22 लाख कर दिया था और इसकी लिमिट मैंने कर दी थी 10 लाख। तो आपने डेफर कितना किया था? 10 लाख डेफर किया था। वो एग्जांपल जरूर देखिएगा एक बार, ओके? वो सारे कवर कर रहे हैं उसके अंदर। तो हम इसको डेफर करेंगे और इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कहां जाएगा? इसका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके ऊपर भी 2-4 क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास के अंदर मार्क कर रखे हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे। तीसरा और अंतिम मुद्दा आता है ऑपरेटिंग लीज का। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने किराए पर कोई चीज ले रखी है। इसके अंदर इंस्टीट्यूट कभी कभार आपको चेक करने के लिए कह देता है कि फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, आप उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? 5 केसेस हैं, उन 5 केसेस को चेक करेंगे। वंस इट इज क्लियर तो मुझे फटाफट से बताओ लेजी के केस में क्या होगा? लेजी के केस में जो भी लीज रेंट है वो रेंटल कहां चला जाएगा? दैट विल गो टू P&L अकाउंट, वो खर्चे में चला जाएगा। और मुझे ये बताओ लेजर जो होगा, लेजर के केस में रेंटल कहां चला जाएगा? ये डेबिट में जाएगा, तो ये कहां जाएगा? ये रेंटल चला जाएगा P&L के क्रेडिट में। क्या ये व्यक्ति डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा? द आंसर इज यस, ये व्यक्ति डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा और वो डेप्रिसिएशन कहां जाएगी? P&L में। इनमें भी एक सिचुएशन आती है, व्यापारी कैसे सोचते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने पास पहले देखना पड़ता है लेजर की कॉस्ट क्या है, प्लस लेजर का मार्जिन क्या है कि वो कितना मार्जिन लेना चाहता है, डिवाइडेड बाय यूनिट। ये यूनिट कौन सा हो सकता है? ये टाइम भी हो सकते हैं, ये आवर्स भी हो सकते हैं, क्या ये आउटपुट यूनिट भी हो सकते हैं? भाई आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपके पास आ जाएगा लीज रेंट का रेट, लीज रेंट का रेट आ जाएगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल किया था उसमें उसने लिखा था आउटपुट इज एप्रोप्रिएट, तो हमने इन दोनों को पहले लिखा फिर आउटपुट से डिवाइड कर दिया। ये कौन सी आउटपुट है? ये टोटल है, टोटल यूनिट या टोटल आवर्स या टोटल आउटपुट, टोटल। तो क्या इससे आपको एक रेट मिल जाएगा? द आंसर इज यस। मुझे फटाफट से बताओ, रेट मिलने के बाद स्टेप नंबर 2 पर क्या करेंगे? रेट बेस्ड पर हम लोग अपने पास क्या निकाल देंगे? एक्सपेंस एंड इनकम। हम एक्सपेंस भी उसी रेट से ढूंढेंगे और इनकम भी उसी रेट से ढूंढेंगे। उस सवाल में उसने एक बदतमीजी कर रखी है, कह रहा है खर्चे और इनकम जो है उसको आपने फिर इक्वलाइज कर देना है, बराबर बराबर लेना है। तो उसने उसे क्या कर दिया? इक्वलाइज करने को बोल दिया। तो हमने उसमें इक्वलाइज भी किया था, हमने लीज रेंट को ढूंढ के फिर डिवाइडेड बाय 3 किया था, तो इक्वलाइज भी किया था। और डेप्रिसिएशन यहां पर जो निकल कर आएगी, क्योंकि अगर आप आउटपुट बेस्ड रेंट ले रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगी? आउटपुट बेस्ड होगी। इस पर भी 2-3 क्वेश्चन थे जो हमने क्लास में कवर किए थे। बस ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है जो आपने कवर करना है।